इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल रात का साथी पर। आज मैं आपको 3 ऐसे किस्से सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे अपने जीवन और मेरे करीबियों के जीवन से जुड़े हैं। ये अनुभव इतने गहरे और डरावने थे कि उन्होंने हम सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये तीनों घटनाएं अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर हुई थी, लेकिन इनमें एक बात कॉमन थी: अंधेरे की ताकत और अनजानी शक्तियां जिनसे भागना नामुमकिन था। ये किस्सा मेरे ताऊ जी का है। आज आप उन्हें देखेंगे तो 55 साल के शांत और संस्कारी रिटायर्ड सरकारी शिक्षक लगेंगे, जो बस पूजा पाठ और बागवानी में लगे रहते हैं। लेकिन जब वो बच्चे थे तब उनमें इतनी शैतानी थी कि पूरे गांव में उनके किस्से मशहूर थे। ताऊजी यानी मेरे पिताजी के बड़े भाई बचपन में एक नंबर के जोखिम लेने वाले इंसान थे। उनके बचपन की शैतानियों में नहर में छलांग लगाना, किसी के खेत से कच्चा आम तोड़ना और हाँ, स्कूल से बंक मारना बहुत आम बात थी। इन सब से ऊपर था उनका थ्रिलर उपन्यास पढ़ने का जुनून। गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, इसलिए जब भी पास के कस्बे में कोई नया जासूसी या हॉरर उपन्यास आता, ताऊजी अपने 3 चचेरे भाइयों मनोज, रवि और किशोर के साथ चुपके से निकल जाते। घटना उस समय की है जब सावन का महीना चल रहा था। बरसात की एक अजीब सी रात थी। आसमान में बादल तो थे, लेकिन बारिश थम चुकी थी। हवा में हल्की हल्की सी ह्यूमिडिटी महसूस हो रही थी। चारों लड़के कस्बे के एक पुराने किताब घर से उपन्यास लेकर लौटे। उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तब रात के 1 बज रहे थे। गांव की पगडंडियां बिल्कुल सुनसान थी। अंधेरा इतना घना था कि बिजली के खंभों की पीली बुझी हुई रोशनी भी उसे काट नहीं पा रही थी। बस आसपास के खेतों से झिंगुरों की आवाजें आ रही थी, जो सन्नाटे को और भी बड़ा बना रही थी। घर में घुसने का डर सबसे बड़ा था। अगर ताऊजी के पिताजी मतलब मेरे दादाजी को पता चला कि वे इतने रात से बाहर है और अभी तक लौटे नहीं, तो सजा पक्की थी। वे इस डर में थे कि अब क्या बहाना बनाया जाए। तभी किशोर, जो थोड़ा ज्यादा तेज था, वह बोला, एक मस्त आइडिया आया है। बाजार चलो, वहां से ताज़ी सब्जी लेते हैं। कहेंगे कि चाची बीमार थी, उनके लिए दवा लाने गए थे। लौटते वक्त सब्जी मिल गई तो लेते आए। सबको यह तरकीब जबरदस्त लगी। बहाना मजबूत था और सब्जी सबूत का काम करती। बाजार मुश्किल से 500 मीटर दूर था। वे सब दबे पांव जमीन पर पैर बचाते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे गांव के बाहर वाले नाले के करीब पहुंचे, जो पुराने स्मशान घाट और काली हवेली के पास से गुजरता था, उनकी नजर दूर एक अजीब से नज़ारे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि नाले के किनारे टूटी फूटी झाड़ियों के बीच 3-4 लोग बैठे हैं और उनके सामने एक बड़ी सी आग जल रही है। आग की लपटें काफी तेज थी और उनकी लाल रोशनी दूर तक फैले अंधेरे को काट रही थी। मनोज ने राहत की सांस ली। शुक्र है, गांव के ही लोग होंगे। उन्हीं से सब्जी का पूछ लेते, वरना बाजार जाने में और टाइम लगेगा। वे चारों थोड़ी खुशी और तेजी से कदम बढ़ाते हुए आग की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे लगभग 50 मीटर पास पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। उन्हें लगा जैसे हवा पहले से ज्यादा भारी हो गई है। भारीपन और भी ज्यादा बढ़ गया और फिर उनके नाक में एक ऐसी गंध आई जिसने उनके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। ये कोई सामान्य बदबू नहीं थी, यह थी एक अजीब सी सड़ी हुई गंध, मानो कोई मांस या कोई पुरानी लाश कई दिनों से सड़ रही हो और अब उसे जलाया जा रहा हो। वो इतनी तेज थी कि रवि ने तुरंत अपनी कमीज से अपना मुंह और नाक ढक लिया। ताऊ जी को लगा जैसे उनके सांस लेने से रास्ते में कोई गीली बासी चीज अटक गई हो। किशोर ने खांसते हुए कहा, यार, ये कैसी बदबू है? वे गंध को नजरअंदाज करते हुए आग के और करीब पहुंचे। जब वे नाले के किनारे
उस जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने लोगों और आग को देखा था, तो उनका दिल बैठ गया। वहां कोई आग नहीं थी और ना ही कोई इंसान था। वहां सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और नाले का पानी अपनी धीमी रफ्तार से बह रहा था। उन्होंने दूर जिस रास्ते से वो आए थे, वहां से जिस आग को इतना तेज जलते हुए देखा था, वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। चारों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर अब शरारत की जगह डर था। मनोज, जो सबसे ज्यादा तर्कवादी या फिर यूं कहो कि लॉजिकल था, वो भी हकलाया और उसने कहा, शायद वे हमें देखकर जल्दी से छुप गए होंगे। वे पास की झाड़ियों, पत्थरों के ढेर, टूटी हुई दीवारों और पुरानी मालगाड़ी के डिब्बों के अंदर भी झांके, जो नाले के किनारे पड़े थे, पर वहां उनके अलावा कोई भी नहीं था। जगह एकदम खाली थी। ताऊजू के मन में डर की लहर दौड़ी। उन्होंने मुड़कर देखा कि जिस जगह पर आग जलती हुई दिख रही थी, वहां अब काली राख का एक बड़ा घेरा बना हुआ था। उन्होंने सोचा, शायद वो लोग इतनी तेजी से आग बुझाकर भाग गए होंगे। ताऊजी उन सब से आगे थे। उन्होंने उस राख के घेरे के बीच कदम रखा। तभी उनका पैर किसी गरम और अजीब सी चीज पर पड़ा। दर्द से उन्होंने अपना पैर पीछे खींचा और नीचे देखा। जो दृश्य उनके सामने था, वह उनकी पूरी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। रात के ढेर और अधजली लकड़ियों के बीच एक इंसानी कटा हुआ हाथ पड़ा था, जो पूरी तरह से आग में झुलस गया था, पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसकी त्वचा जगह जगह से जली हुई थी और मांस के बीच से हड्डियां साफ दिख रही थी। वह किसी मृत शरीर का अवशेष था। किशोर के मुंह से डर की एक दबी हुई चीख निकली। सबसे भयानक बात यह थी कि उस कटे हुए जले हुए हाथ की कलाई पर अभी भी धागे का एक कलावा बंधा हुआ था। वह कलावा आधा जला था, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही ताऊजी ने उस हाथ को देखकर अपना मुंह खोला, उन्हें लगा कि उनके बिल्कुल करीब हवा में कोई तेज सांस ले रहा है। यह सांस लेने की आवाज बहुत भारी और धीमी थी, जैसे कोई विशाल जानवर उनके सिर के पास खड़ा हो। और उनके साथ ही सड़ी हुई गंध एकदम से कई गुना बढ़ गई। भागो, ताऊजी ने एकदम सबसे कहा। फिर वे चारों बिना मुड़े भाग गए। वे बस घर की तरफ दौड़ने गए। उन्हें लगा जैसे नाले के पास की आवाज और उन भारी सांसों की गूंज बराबर उनका पीछा कर रही थी। हर कदम पर उन्हें लगा जैसे कोई काला साया उनके पीछे हंस रहा हो। वे हाँफते हुए घर पहुंचे, दरवाजा धकेलकर अंदर घुसे। उनके पिताजी ने उन्हें देखा, पर कुछ नहीं कहा। शायद वे इतने नाराज थे कि सुबह सजा देने वाले थे। डर के मारे चारों चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। ताऊजी उस रात बार बार उठकर देखते थे कि कहीं वह कटा हुआ हाथ उनके बिस्तर के पास तो नहीं पड़ा। अगली सुबह डर और रात की बदबू का एहसास अभी भी उन चारों में बाकी था। जब वो नाश्ता कर रहे थे, तो पिताजी ने उन्हें देखा और शांत आवाज में कहा, रात को कहाँ गए थे तुम सब? सारे लड़के कांप गए। ताऊजी ने हिम्मत करके सारी बातें बता दी। उपन्यास लेने जाना, देर जाना, सब्जी का बहाना और नाले के पास का आग और कटा हुआ हाथ, सब कुछ बता दिया। पिताजी का चेहरा शांत हो गया, पर उनकी आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, तुम सब अनाड़ी बच्चे हो। तुम अपनी शरारत में उस काली हवेली की हद में घुस गए थे। तुम्हें पता है, कल रात ही नाले के पास हवेली वाली मालकिन का अंतिम संस्कार किया गया था। तुम जिसे आग समझ रहे थे बेटा, वो आग नहीं थी। वो उस बुढ़िया की जलती हुई चिता थी। तुम उसकी राख और अधजली हड्डियों पर खड़े थे, और तुमने जिस कटे हुए हाथ पर अपना पैर रखा था, वह उसी बुढ़िया का होगा। पिताजी ने अब अपनी आवाज नीचे करके, जैसे कोई डरावना रहस्य बता रहे हो, कहा, और तुमने जिन लोगों को आग के पास बैठा देखा था, वे इंसान नहीं थे, वे मशान देव थे। मशान वो प्रेत होते हैं जो स्मशान या चिता के पास घूमते हैं और अधजले शरीरों पर टूट पड़ते हैं। तुम लोग बच गए क्योंकि शायद तुम बच्चे थे, या फिर उस बुढ़िया की आत्मा ने तुम्हें जाने दिया। इस घटना ने
उन चारों की जिंदगी बदल दी। वे हमेशा हंसने वाले बच्चे अब रात में अचानक बड़बड़ाने लगे। ताऊ जी ने सालों तक रात में अकेले घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। परिवार ने पुजारी को बुलाया, जिन्होंने जादू टोना किया और उन्हें पवित्र गंगा जल पिलाया। पुजारी ने उन्हें साफ मना किया कि रात में स्मशान या नाले के आसपास जाने की गलती कभी मत करना। ताऊ जी आज भी कहते हैं, उस दिन के बाद उनके कान आज भी रात में किसी की भारी सांस लेने की आवाज सुनने के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं। दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे अपने साथ घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेंगलुरु में अपनी पीजी कोर्स के आखिरी साल में था। मैं एक ई कॉमर्स स्टार्टअप में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। मेरे दोस्तों का एक मज़ेदार ग्रुप था जिनका नाम था अजय, विक्रम और साहिल। उस दिन हम सब एक कॉफ़ी शॉप में थे। अजय के परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए थे और हम सब उसी का जश्न मना रहे थे। मैं हमेशा की तरह अपना सादा ड्रिंक पी रहा था। बातें करते करते टॉपिक बदला और अंधेरी शक्तियों, भूतों और श्रापित जगहों पर आ गया। रात के करीब 1 बज रहे थे। साहिल ने थोड़ा डरते हुए कहा, सुना है बेंगलुरु में पुरानी कब्बन रोड पर एक खंडर बिल्डिंग है जहां बहुत पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था। कहते हैं कि वह आदमी तांत्रिक था और वो जगह श्रापित है। उसकी बात सुनकर सबने उत्सुकता दिखाई। मैंने तुरंत रोकने की कोशिश की और कहा, यार ये सब मजाक, रात में नहीं। पर वह तीनों नहीं माने। उनमें से अजय, जो हमेशा से ही हिम्मती और थोड़ा लापरवाह था, उसने उस रात कुछ कड़वा जूस जो काफी स्ट्रोंग था वो पिया हुआ था। वो उठा और बोला, क्यों डरते हो? श्राप वाप कुछ नहीं होते। अगर है तो मैं आज उन्हें अपनी हिम्मत दिखा दूंगा। मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में उनसे बड़ी कोई शैतानी शक्ति नहीं है। हम सब उसकी बात सुनकर थोड़ा डर गए, लेकिन फिर भी एक गाड़ी में बैठे और उस खंडर की तरफ निकल पड़े। करीब 40 मिनट बाद सुनसान सड़क पर हम वहां पहुंचे। वो एक 3 मंजिला इमारत थी जिसके चारों ओर टूटी हुई रेलिंग थी। बिल्डिंग की बनावट ऐसी थी कि वह जैसे हमें घूर रही हो। जैसे ही कार की हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पड़ी, इमारत की परछाई डरावनी होकर और लंबी हो गई। हम सब बाहर निकले। रात की हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बेंगलुरु में उस समय ठंड नहीं थी। अजय ने अपने हाथ में चाय का खाली थर्मस पकड़ा हुआ था। वो बिल्डिंग की तरफ देखकर हंसा और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, अगर यहाँ कोई है, कोई शापित आत्मा है, तो सामने आओ और मुझे डरा कर दिखाओ। अगले ही पल उसने अपना थर्मस उठाया और पूरी ताकत से बीच वाली मंजिल की एक अंधेरी खिड़की की ओर फेंक दिया। वो थर्मस खिड़की के अंधेरे में गायब हो गया। हम इंतजार कर रहे थे कि वह अंदर फर्श पर गिरेगा और हमें उसके गिरने की धम की आवाज सुनाई देगी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। कुछ पल सन्नाटा रहा। हम सब अजय को देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। वही थर्मस उसी खिड़की से दुगनी रफ्तार से बाहर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे किसी तोप के गोले की तरह अंदर से फेंका हो। थर्मस सीधी आकर हमारी एसयूवी के शीशे पर जा टकराया। कड़ाक की आवाज के साथ गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। वो शीशा मेरी आंखों से बस कुछ इंच की दूरी पर था। अगर वह शीशा ना होता तो वह थर्मस सीधे मुझे लगता। हम सब पत्थर की तरह स्तब्ध खड़े थे। अजय का नशा अब पूरी तरह से उतर चुका था। उसका चेहरा डर और पसीने से भीगा हुआ था। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, आवाज क्यों नहीं आई अंदर गिरने की? मैंने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने टॉर्च की तेज रोशनी उस खिड़की की तरफ डाली जहां से थर्मस आया था। मैंने देखा, खिड़की पर कोई सफेद कपड़े पहने खड़ा है। उसका शरीर अजीब सा था। वह अजीब तरह से झुका हुआ था, जैसे उसके शरीर में कोई रीढ़ की हड्डी ना हो। उसकी आंखें और चेहरा अंधेरे में धुंधला दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह आदमी हमें साफ साफ घूर रहा था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी नीचे की और कांपते स्वर में कहा,
चलो यहाँ से, अभी, एक पल की भी नहीं। चलो यहाँ से, अभी, एक पल भी नहीं रुकना। हम सब बिना एक शब्द बोले कार में बैठे। साहिल ने जल्दी से कार चालू की और पूरी रफ्तार से वहां से भगा ली। हम सब डर के मारे बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। जब हम मुख्य सड़क पर पहुंचे तब हमने राहत की सांस ली। कैंपस पहुंचकर मैंने कार रोकी और हम सब चुपचाप बाहर निकले। मैंने धीरे से कहा, मैंने वहां सफेद कपड़े पहने किसी को देखा। उसकी आंखें मुझे देख रही थी। बाकी तीनों ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर डर अभी भी कायम था। विक्रम ने बोला, मैंने भी देखा। वह हमारे जाने का इंतजार कर रहा था। साहिल ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। मुझे लगा मैं कुछ देख रहा हूँ। मुझे लगा वो हवा में झूल रहा था। कुछ सेकंड बाद अजय, जो सबसे ज्यादा डर गया था, वो बोला, दोस्तों, वो जो खिड़की के पीछे था, उसका शरीर इंसान जैसा नहीं था। वो बहुत लंबा था और वो जिस तरह झुका था, इंसान वैसे नहीं झुक सकता। उस रात कोई अकेले नहीं सोया। हम चारों एक ही कमरे में दुबक कर बैठे थे और हमें हर पल लग रहा था कि कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मैंने उस दिन के बाद फिर कभी किसी श्रापित जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। ये किस्सा जुलाई 2012 का है। मैं तब 24 साल का था और मुंबई में नौकरी कर रहा था। मेरा एक सहकर्मी था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश ने मुझसे कहा कि वह अपने गांव सिवाना जा रहा है क्योंकि वहां उसकी कुलदेवी की पूजा का कार्यक्रम है। मैंने भी हाँ कर दी। मुझे भी मुंबई के शोर से दूर राजस्थान का माहौल देखना था। हमने मुंबई से अहमदाबाद और फिर सिवाना तक 24 घंटे का लंबा और थका देने वाला सफर किया। हम राजस्थान के एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत अजीब था। पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। परिवार की एक बड़ी बहू का व्यवहार बदला बदला सा था। लोग कह रहे थे कि उनमें देवी माँ की शक्ति आती है। मैं बस चुपचाप सब देखता रहा। जब तक सब कार्य संपन्न हुआ, रात के 11 बज चुके थे। मुझे 2 दिन बाद मुंबई पहुंचना जरूरी था क्योंकि मेरी एक जरूरी मीटिंग थी। इसलिए मैंने वहां रुकने से मना कर दिया। गांव के पास से सीहोर स्टेशन करीब 100 किलोमीटर दूर था। रात का समय था। सड़कें टूटी हुई थी और दूर दूर तक केवल सूखे पेड़ और बंजर मैदान थे। दिनेश ने गांव में किसी से बात की। हमें वह टैक्सी ड्राइवर मिला जो 3 गुना किराया लेने को तैयार हो गया। उसने कहा कि वह बस 45 मिनट में गाड़ी लेकर आएगा। इसी बीच गांव के बुजुर्गों ने हमें बार बार वहां रोकने की विनती की। वे बार बार कह रहे थे, सर, इस वक्त मत जाओ। यह रास्ता अच्छा नहीं है। यहाँ रात में परछाइयाँ दिखती है। हम भुगत चुके हैं। यह रास्ता शैतान का है। उनकी आवाज़ में गहरा डर था, लेकिन मेरी मीटिंग का डर उस डर से भी ज्यादा बड़ा था। ड्राइवर करीब 2 घंटे बाद लौटा और वह भी शराब के नशे में था। हमने एक पुरानी खुली हुई जीप में सफर शुरू किया। ड्राइवर का नाम शंकर था। मेरा सहकर्मी दिनेश पिछली सीट पर लेट गया क्योंकि वह पूरे दिन की पूजा से थक चुका था। सड़कें बहुत खराब थी, एकदम गड्ढों वाली। करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद जीप की स्पीड मुश्किल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई थी। हम एक ऐसे रास्ते पर थे जहां दूर दूर तक एक भी घर या रोशनी नहीं थी। तभी अचानक मुझे सीट के ठीक पीछे किसी की सूखी खांसी सुनाई दी। वो आवाज इतनी साफ थी कि मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। मैंने पीछे देखा। दिनेश गहरी नींद में था। उसी पल अचानक मुझे किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। वह हंसी ऐसी थी जैसे कोई मुंह दबाकर हंस रहा हो। मैंने तुरंत पीछे देखा। दिनेश सोया हुआ था। मैंने आगे देखा। ड्राइवर शंकर मुझे देख रहा था। उसकी आंखें डर से गोल हो चुकी थी। वह समझ गया कि मैंने भी सुना है। शंकर ने बिना कुछ बोले एक्सीलरेटर दबा दिया। वह अपनी ही भाषा में खुद को कोस रहा था। हे भगवान, मैं क्यों आया? मुझे मालूम था यह मसान, जो कि एक तरह का शैतान है, यह उसका रास्ता है। वो खांसी और हंसी हमें बार बार सुनाई देती, कभी पीछे से, कभी ऊपर से, जैसे कोई जीप के ऊपर बैठा हो। शंकर ने मुझे डरते हुए देखा और कहा, साहब, ये लोग मजाक कर रहे हैं।
ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें डरा न दे। आप बस आंखें बंद कर लो। तभी ड्राइवर अचानक से चिल्लाया, पीछे मत देखना। मेरी गर्दन पर कुछ चिपका, यानी किसी ने हाथ रखा है। मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा गला सूख गया। मैंने देखा, शंकर की गर्दन पर पसीने की धार बह रही थी, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल ठंडा था। उसकी आंखें शीशे में ऊपर की तरफ देख रही थी। मैंने तुरंत सामने देखा। जीप की हेडलाइट के सामने सड़क के किनारे हमें कुछ दिखा। कोई बौना आदमी। वह सुनसान जगह में सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। वो मुश्किल से 3 साढ़े 3 फीट का होगा। जैसे ही जीप उसके पास पहुंची, वो आदमी सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारकर जीप रोक दी। हम दोनों ने उसे साफ देखा। हमारे और उसके बीच मुश्किल से 8 फीट की दूरी होगी। उसका शरीर काला था और उसने अजीब से फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। हम दोनों उसे घूर रहे थे। दिनेश पीछे सोया हुआ था और अगले ही पल वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया, जैसे वह वहां था ही नहीं। शंकर ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। उसने ब्रेक से पैर हटाया और पूरी रफ्तार से जीप वहां से भगा ली। हम सिरोही तक पहुंचे, लेकिन हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जब हम सिरोही स्टेशन पहुंचे तो शंकर ने मुझसे केवल अपनी पेमेंट ली और कहा, बाकी का आप अपनी जान बचने का प्रसाद समझ लेना। मैं कभी इस रास्ते पर रात में नहीं आऊंगा। आज भी वह रात याद आती है तो पूरे शरीर में कंपकपी होती है। उसके बाद मैंने कभी रात में सफ़र नहीं किया, खासकर किसी अनजाने पुराने रास्ते पर। यह किस्सा मेरे उन अनुभवों के 10 साल बाद का है, जब बेंगलुरु के उस खंडर बंगले में मेरे सिर के पास थर्मस टकराया था। मैं और मेरे ताऊजी के बेटे, मेरा चचेरा भाई आदित्य, हम दोनों टेक्नोलॉजी सेक्टर में थे और बेंगलोर में ही काम करते थे। एक दिन आदित्य ने मुझे बताया कि उसे और उसके दोस्त तरुण को एक पुराना बड़ा हेरिटेज बंगला खरीदने का मौका मिला है, जिसे वे तोड़कर नया अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। तरुण असल में दिनेश राजस्थान वाले सहकर्मी का भतीजा था। वो लोकेशन प्राइम है। आदित्य ने उत्साहित होकर कहा, बस थोड़ी सी दिक्कत है। बंगला बहुत पुराना है और पेपर वर्क में थोड़ा झमेला है, पर डील अच्छी है। मैंने उससे पूछा कि आखिर दिक्कत क्या है। आदित्य हंस दिया, वही पुरानी कहानी। लोग कहते वहाँ भूत है, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। तरुण के गांव वालों ने भी मना किया है, पता नहीं क्यों। मेरे दिमाग में तुरंत बेंगलुरु का कॉलेज वाला हॉरर इंसिडेंट और मेरे ताऊजी के साथ घटा हुआ वाकया याद आया। मैंने उसे साफ मना किया, पर आदित्य नहीं माना। उसने कहा कि वो डील फाइनल करने के लिए तरुण के साथ एक आर्किटेक्ट को लेकर अगली ही रात उस बंगले का मुआयना करने जा रहा है। मैंने उससे उस बंगले का नाम पूछा। लोग इसे सनद नहीं, काली हवेली कहते हैं, आदित्य ने जवाब दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ताऊजी ने भी अपने गांव के किस्से में इसी नाम का इस्तेमाल किया था। बंगला शहर से काफी दूर सुनसान जगह पर था, जहां आसपास सिर्फ घने बरगद के पेड़ थे। रात के तकरीबन 11:30 बजे हम तीनों वहां पहुंचे। हवेली 3 मंजिला थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर पुरानी बेल लिपटी हुई थी। उसका गेट जंग खाया हुआ था और हर तरफ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध हवा में तैर रही थी। ये वही बदबू है। मेरे ताऊजी के पुराने किस्से याद करके मेरा गला सूख गया। तरुण ने कहा, ये बदबू मुझे मेरे गांव की याद दिलाती है। मेरे ताऊजी कहते थे कि जब वो राजस्थान में एक शैतानी सड़क पर गए थे, तब उन्हें भी ठीक ऐसी ही सड़ी हुई गंध आई थी। जैसे ही हमने मेन दरवाज़ा खोला, अंदर एक गहरा और ठंडा सन्नाटा पसर गया। हमारी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। आदित्य, जो हमेशा अपने पिता की तरह बहादुर बनने की कोशिश करता था, उसने मजाक में जोर से चिल्लाया, कोई है यहाँ? आओ, जरा दिल पर बात करें। उसकी आवाज़ हवेली के अंदर गूंजकर तुरंत दब गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने हम तीनों को जमा दिया। पहली मंजिल पर एक बड़े से हॉल में एक बहुत पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी थी। आदित्य उसे उठाने झुका। तभी हमें किसी की भारी भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ हॉल के पास कोने से आ रही थी, जहां अंधेरा सबसे ज़्यादा था। यह आवाज़ इतनी धीमी थी
कि हमें लगा जैसे हम अपने ही कानों में खुद की धड़कन सुन रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी आवाज़ थी जैसे ताऊजी ने अपने बचपन में नाले के किनारे महसूस की थी। आदित्य तुरंत सीधा खड़ा हुआ। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। तभी उस अंधेरे कोने से एक गहरी, कर्कश हंसी गूंजी। वो हंसी बिल्कुल वैसी थी जैसी तरुण के ताऊजी ने राजस्थान की उस रात में सुनी थी, विकृत और मजाक उड़ाने वाली। कौन है? तरुण चिल्लाया। उसके हाथ कांप रहे थे। जवाब में एक धूल से सना हुआ सूखा हुआ आम का बीज तेजी से कोने से उड़ता हुआ आया और सीधे हवेली के मेन दरवाजे पर टकराया। यह तो पागलपन है, आदित्य ने कहा। वो आवाज और हरकत उसे उसके पिता की शरारत वाली कहानी की याद दिला रही थी, पर यह शरारत नहीं थी, यह डर था। हम तीनों भागकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े जो हमें दूसरी मंजिल पर ले जाती थी। जैसे ही हम सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, मैंने अचानक सीढ़ियों के सामने कुछ देखा। एक बोना साया। वह 3 फीट से ज्यादा नहीं होगा। वो एक इंसान जैसा था जो अजीब तरह से झुका हुआ था। उसके शरीर पर धूल और काले कपड़े लिपटे थे। वह बस स्थिर खड़ा था। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह साया जिसने तरुण के ताऊजी को राजस्थान की सड़क पर डराया था, अब हमारे सामने था। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया। तरुण जोर से हाँफने लगा। मैंने उसे देखा। मेरे ताऊजी ने भी ऐसा ही कुछ देखा था। ये शैतान का रास्ता है। इससे पहले कि हम नीचे भाग पाते, हमें दूसरी मंजिल के उस हॉल से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख इंसानी नहीं थी, बल्कि टूटे हुए शीशे की थी। हमने ऊपर देखा। हॉल में रखी एक बहुत पुरानी इंसान के कद जितनी पेंटिंग का शीशा चकनाचूर हो गया था और शीशे के टुकड़ों के बीच हमें एक झुलसा हुआ कलावा दिखाई दिया। ये वही कलावा था जो मेरे ताऊजी को उस रात कटे हुए हाथ में मिला था। यह मसाणों की निशानी थी। हम समझ गए थे कि यह सिर्फ एक भुक्त नहीं, बल्कि तीनों अनुभवों का संगम है। यह जगह काली हवेली उन सभी प्रेत शक्तियों का ठिकाना है जिनसे हमारी पिछली पीढ़ी बचकर आई थी। हम तीनों बिना सोचे समझे अंधेरे में ही सीढ़ियों से नीचे भागे। हमें लगा जैसे कोई बहुत लंबा साया ठीक हमारे पीछे आ रहा है। यह साया बिल्कुल वैसा था जैसे मैंने बेंगलुरु में खिड़की पर देखा था, अजीब शरीर वाला, जो हमें सजा देने के लिए आ रहा था। जैसे ही हम मेन गेट से बाहर निकले, हमें लगा कि आदित्य की गर्दन पर किसी ने मजबूती से कुछ चिपका दिया है। मेरी गर्दन, मुझे सांस नहीं आ रही, आदित्य चीखा। यह ठीक वैसा ही अनुभव था जैसा तरुण के ताऊजी के ड्राइवर के साथ हुआ था। हम किसी तरह उसे खींचकर कार तक लाए। तरुण ने तुरंत कार स्टार्ट की और एक्सीलरेटर दबा दिया। जैसे ही हम हवेली से दूर निकले, आदित्य की गर्दन से वह अदृश्य दबाव हट गया। वो कांपते हुए सांस लेने लगा। हम तीनों ने फैसला किया कि हम इस हवेली को कभी नहीं खरीदेंगे और न ही इस डील की बात किसी से करेंगे। अगली सुबह आदित्य ने अपने पिता को सारी बात बताई। ताऊजी ने शांत आवाज में कहा, जब कोई अंधेरी ताकत तुम्हें पहली बार छूती है तो वह एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान हमारी अगली पीढ़ी तक जाते हैं। तुम लोग बच गए क्योंकि तुम तीनों एक साथ थे और तुम्हारे पूर्वजों का डर तुम्हारे साथ था। ताऊजी ने हमें साफ चेतावनी दी कि मसाणों का भोज कभी खत्म नहीं होता और अज्ञात सड़क का साया कभी पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने हमें हमेशा अंधेरे की ताकतों से दूर रहने को कहा। आज भी जब मैं और आदित्य मिलते हैं तो हमें उस रात के सन्नाटे में किसी की भारी सांसें लेने की आवाज़ और सड़ी हुई गंध का हमेशा डर महसूस होता है। हम तीनों ने उस दिन सीखा कि कुछ डर सिर्फ अनुभव नहीं होते, वे पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपसे मिलेंगे अगली कहानी में।